गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय से संबंधित कविता चंद्र गहना से लौटती बेर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले इस कविता का भावार्थ समझाऊंगा और उसके बाद अंत में मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलूंगा, जो आप चाहें तो अपने अनुसार उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। बच्चों, असल में यह कविता एक प्रकार का दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य है। कवि ने इस दृश्य को कविता का रूप दिया है, परंतु मैं इसे एक प्राकृतिक दृश्य के जैसा ही प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको इस कविता को समझने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले आप पुस्तक में इस कविता को भी देखते रहें, ताकि जब मैं समझाऊंगा तो फिर आपको पता चलता रहेगा कि इस कविता में कौन कौन से भाग का क्या क्या अर्थ समझाया जा रहा है। तो फिर शुरू करते हैं। कवि कहता है कि मैं चंद्र गहना नामक गांव देख आया हूँ। अब मैं गांव के प्राकृतिक दृश्यों को जी भर निहारने के लिए खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हूँ। मतलब खेत का जो एक छोर होता है उस पर अकेला बैठा हुआ है। मैं दृश्य देख रहा हूँ। मेरे सामने चने के छोटे पौधे खड़े हैं। चना का रूप हरा और छोटा है। इसके ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल ऐसा सज रहा है मानो चने ने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी हो। चने के पास ही अलसी भी उगी हुई है। उसने चने के पौधे के पास उगकर मानो हठ पूर्वक अपना स्थान बना लिया है। शायद इसीलिए कवि ने उसे हठीली कहा है। वह शरीर से बहुत ही पतली है। उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग का फूल खिला है। अलसी के ऐसे शोभायमान रूप को देखने पर ऐसा लगता है मानो वह कह रही हो कि जो कोई मुझे स्पर्श करेगा, मैं अपना हृदय उसे न्योछावर कर दूंगी। सरसों के रूप, सौंदर्य और हर्ष उल्लास सब जगह उसका पीला रंग चटक रहा है। वह ऐसी प्यारी, आकर्षक और मनभावन लग रही है जैसे शादी के योग्य हो गई हो। उसके पीले फूलों को देखकर लगता है मानो सज धज कर विवाह मंडप में आ गई हो। इस खुशी के अवसर पर फागुन का महीना गीत गाता हुआ चला आ रहा है। कवि कहता है कि यहाँ बैठकर मैं प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को देखकर सोचता हूँ कि नगरों के चहल पहल और भीड़ भाड़ पूर्ण जीवन में कितना स्वार्थ है। वहाँ सभी लोग स्वार्थ केंद्रित हैं। उसकी तुलना में तो इस एकांत शांत प्रकृति में कितना सौंदर्य भरा हुआ है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि व्यापारिक नगरों के जीवन की तुलना में प्राकृतिक वातावरण में मानव हृदय में सोए प्रेम भाव को जगाने की क्षमता अधिक होती है। कवि कहता है, मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ वहाँ मेरे पैरों की दिशा के नीचे की ओर एक छोटा सा कच्चा तालाब है। जल में उठने वाली लहरों से उसमें भी हलचल हो रही है। पोखर के पानी पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो आकार में लंबा और रंग में सफ़ेद होने के कारण ऐसा लग रहा है मानो चांदी का एक बड़ा सा गोल खंभा हो। पानी में वह इतना चमक रहा है कि उसे देखने से उस पर आंखें टिक नहीं रही है, मतलब उसकी ओर दृष्टि टिक नहीं रही है। उस पोखर के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं। हवा के स्पर्श से पोखर के पानी से लहरें उठ रही हैं, जिस कारण किनारे का पानी उन पत्थरों को छू रहा है और ऐसा लग रहा है मानो ये पत्थर प्यासे हों और पोखर का पानी पीने आए हुए हों। उसी पोखर के किनारे
के पानी में एक टांग पर खड़ा बगुला ऐसा लग रहा है मानो वह ध्यान मग्न हो। वह जल में किसी मछली को फुर्ती से के सामने से तैरकर जाते हुए देखता है और मछली को उसी फुर्ती से उसे अपनी चोंच में दबाकर निगल लेता है। पोखर के किनारे बैठा हुआ कवि देखता है कि पोखर के जल के ऊपर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। शायद ये चिड़िया है जी, इनके माथे काले रंग के हैं और ये मछली को देखते ही पकड़ लेने में बहुत ही कुशल हैं। कवि की आंखें सामने की चित्रकूट की बेडौल टेढ़ी मेढ़ी और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों बहुत दूर तक फैली हुई हैं। पहाड़ियाँ बहुत दूर तक फैली हुई हैं। ये पहाड़ियाँ कहीं ऊंची हैं, कहीं नीची हैं, कहीं की भूमि उपजाऊ नहीं है, बंजर है। यहाँ किसी प्रकार की घास या हरियाली या छायादार पेड़ नहीं है। कहीं कहीं कांटेदार और कुरूप दिखने वाले पेड़ अवश्य दिखाई देते हैं, जो कि नाम मात्र के हैं। दूर से तोते की आवाज़ सुनाई देती है अथवा अलग अलग पक्षियों की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रहा है। कवि कहता है कि कहीं से सारस के जोड़े की ध्वनि सुनाई दे रही है। सारस के जोड़े की यह ध्वनि सारे जंगल में दूर तक गूंज रही है। दूर से आती इन आवाज़ों को सुनकर कवि के मन में इतना सरस और प्रेम विभोर कवि का मन इतना सरस और प्रेम विभोर हो उठता है कि उसका भी मन करता है कि वह अभी उड़कर वहाँ चला जाए। अर्थात कवि के मन में भी अब वहाँ से उठकर जाने की इच्छा होने लगी है। बच्चों, मेड़ पर बैठा हुआ कवि यही दृश्य देखता है जो मैंने अभी आप लोगों को सुनाया, और असल में यही इस कविता का मूल भाव भी था। उम्मीद है आप सबको आसानी से समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलूँगा, तो इस पाठ में कुछ अतिरिक्त प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता का मूल उद्देश्य क्या है? एक बार फिर से दोहराऊंगा मैं, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता का मूल उद्देश्य क्या है? दूसरा प्रश्न है, चने के पौधे को ठिगना क्यों कहा गया है और वह किस प्रकार सजकर खड़ा है? मैं फिर से दोहराऊंगा, चने के पौधे को ठिगना या छोटा क्यों कहा गया है और वह किस प्रकार सजकर खड़ा है? इसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, ये 2 प्रश्न हैं अतिरिक्त प्रश्न, जो आप चाहें तो इसका उत्तर लिखकर अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर भी आप लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको इस भावार्थ से मदद मिलेगी उत्तर लिखने में। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।